अच्छा सर, कि जितने भी एग्जाम्स, अगर मैं जेईई की बात करूँ या नीट या यूपीएससी के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को कवर करने होते हैं। लाइक अगर जेईई में बात करूँ तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, या फिर यूपीएससी में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस बना के कैसे करना चाहिए, या क्या फोकस किन सब्जेक्ट पे ज्यादा करें या कम करें, इसका बैलेंस किस हिसाब से वो बच्चे करें, या ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है इस चीज का? और देखिए, सभी सब्जेक्ट्स पे हमें बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत एग्जाम्स के अंदर सब्जेक्ट वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं। तो अगर आप मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं और अगर आप केमिस्ट्री के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ऑब्वियसली टोटल मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसमें समझना हमें ये ज़रूरी है कि शुरुआती की स्टेजेस में जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, जिसमें हमें कम इंटरेस्ट आता है, उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप 33 ना करें, बट ऐसा भी ना करें कि एक सब्जेक्ट को आपने 60% एफर्ट दे दिया, दूसरे को 30% दे दिया और तीसरे को 10% दे दिया। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, वो फोकस हो जाते हैं मैथ्स और फिजिक्स पर, केमिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं, जबकि केमिस्ट्री का पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस सब्जेक्ट पे आपने सबसे ज्यादा जान लगाई, सबसे ज्यादा टाइम लगाया, अगर उसी का पेपर एक्सेप्शनली टफ आ गया, तो जो कॉम्पिटिटिव एज आपको मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं मिली ना। तो हरदम फायदे में आप तभी रहेंगे जब आप तीनों चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर मोर और लेस बैलेंस्ड कॉम्पिटेंसी हो। जैसा कि मैंने कहा, हमारा ऑब्जेक्टिव मैथ्स या फिजिक्स में पीएचडी करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है बैलेंस्ड नॉलेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में एक्वायर करना, ताकि हम तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर रीजनेबली डिसेंट मार्क्स ला सकें। सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सभी एग्जाम्स में आज की डेट में है, वो नेगेटिव मार्किंग है। बच्चे कई बार होता है कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उनके माइंड में एक आ जाती है कि यार मैंने क्वेश्चन ही कम किया तो हो नहीं पाएगा, तो चलो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन में बढ़ा दूं। उसके चक्कर में कई बार होता है वो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके अच्छे स्कोर होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस नेगेटिव मार्किंग वाली चीज को ना, वो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, या किस अप्रोच के साथ डील करना चाहिए? देखिए, अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, कुछ हाई स्कोरिंग एग्जाम्स है, कुछ लो स्कोरिंग एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल हम नीट की बात करते हैं, तो वो काफी हाई स्कोरिंग एग्जाम है। अगर हम जेई मेंस की बात करते हैं, एडवांस की बात करते हैं, या यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो वो लो स्कोरिंग एग्जाम है। तो किसी भी एग्जाम के अंदर दो चीजों के बीच में हमें बैलेंस डेवलप करना होता है। पहला है स्पीड और दूसरा है एक्यूरेसी लेवल, माने कितनी तेजी से हम सवाल को कर रहे हैं और कितनी एक्यूरेटली हम सवाल को कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि एक अच्छी स्पीड विद लो एक्यूरेसी या एक हाई एक्यूरेसी विद लो स्पीड, अगर ये दोनों ही सिचुएशन है तो काम, अगर हाई स्कोरिंग एग्जाम है तो उसमें नहीं बनेगा। आपको एक हाई स्कोरिंग एग्जाम के अंदर एक अच्छी स्पीड भी रखनी है, एक अच्छा स्ट्राइक रेट भी रखना है। जबकि जो लो स्कोरिंग एग्जाम्स हैं, मेरा सजेशन तो यही है कि उसमें फोकस आपका एक्यूरेसी पे रहना चाहिए रेदर देन स्पीड। हमें हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। जेईई मेंस के अंदर एक अच्छी रैंक लाने के लिए अगर आपके 50% भी मार्क्स आ जाते हैं तो आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। सिमिलरली प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आप 100 नंबर भी ले आते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। तो जो लो स्कोरिंग एग्जाम है उसमें प्राइम फोकस हमें स्पीड पे, एक्यूरेसी पे रखना चाहिए। और जो हाई स्कोरिंग एग्जाम है, जैसे नीट का एग्जाम है, उसके अंदर आपको डिपेंड करना है स्पीड और स्ट्राइक रेट के बीच में परफेक्ट बैलेंस रखना है। इस बैलेंस को मैं 80-80 कहता हूं। मान लो 80 to 85% आप क्वेश्चंस कीजिए, 80 to 85% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। आप इसे 80-80 कह सकते हैं या 85-85 कह सकते हैं। जैसे सर कि आपने अपनी बात में बार बार बच्चों को एम्फेसाइज किया रिवीजन के लिए, रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। तो सर, कुछ इफेक्टिव मेथड्स हैं या इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं रिवीजन की, जिससे बच्चे की जो रिवीजन वाली चीज है वो और ज्यादा निकल के आए, उसमें और ज्यादा वो स्कोरिंग हो जाए या यूजफुल हो उसके लिए, वो कैसे करें? रिवीजन के बहुत सारे टिप्स और टेक्निक्स हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरी किताबें देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, बट कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे जिस मोमेंट से आप तैयारी कर रहे हैं, उसी मोमेंट से आपको ये सोचते हुए चलना है कि साल के एंड में या तैयारी के एंड में मुझे चीजों को रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का सब्जेक्ट कर रहे हैं, दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, रीड सब्जेक्ट होता है, एक डू सब्जेक्ट होता है। डू सब्जेक्ट का मतलब मैथ्स और फिजिक्स, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है। रीड सब्जेक्ट का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बायोलॉजी, जिसमें पढ़ने का जाता है। तो अगर आप डू सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं, जिस क्वेश्चन पे आप अटके, या जिस क्वेश्चन पे आप अटके और सॉल्व कर पाए, जिस क्वेश्चन पे आप अटके और जिसको नहीं सॉल्व कर पाए, इन क्वेश्चंस की आप अलग अलग ग्रेडिंग कीजिए। यूजुअली एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आपने आसानी से कर लिए। 20 क्वेश्चन में से या कुछ क्वेश्चन थे जिनको आप अटक के कर पाए और कुछ क्वेश्चन थे जिन पे आप अटक के नहीं कर पाए, तो हमें उन क्वेश्चंस को केयरफुली मार्क कर देना चाहिए। यूजुअली स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब रिवीजन के लिए वापस लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन से क्वेश्चन करें या नहीं करें। इसी तरीके से जो रीड सब्जेक्ट है, उनके आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने जरूरी हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, या चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। अगर आपकी नोट टेकिंग प्रॉपर है,
तभी आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। रीड सब्जेक्ट के अंदर रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, तो उसके लिए रिवीजन की प्रोसेस से जो चीजें होती हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। तो आइडियली रिवीजन को हम यही शेड्यूल कहते हैं कि पहला रिवीजन जब आपने क्लास या कोचिंग में पढ़ा तो विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, दूसरा राउंड ऑफ रिवीजन आफ्टर विद इन ए वीक होना चाहिए, और तीसरा राउंड ऑफ रिवीजन 30 डेज के बाद होना चाहिए। ये 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन जब होते हैं तो काफी हद तक जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और फिर बहुत हल्के से रिवीजन से वो चीजें एकदम फ्रेश हो जाती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था आपको कि रिवीजन हमें करना पड़ेगा तैयारी के दौरान मल्टीपल टाइम्स, ये हमें शुरुआत में पहले दिन से ही समझ लेना चाहिए, और अपने नोट्स को, अपने बुक्स को, अपने प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से मार्क करते हुए चलना चाहिए कि अगर हमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने पड़े 100 में से, तो वो 10 हम कैसे सेलेक्ट कर पाए।